हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम ए.के. तिवारी बुक का चैप्टर 10 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है सामाजिक जनानकी के बारे में, मतलब सोशल डेमोग्राफी के बारे में। इससे पहले हमने 1 से लेकर 9 चैप्टर तक इस बुक के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है सामाजिक जनानकी के बारे में। जनानकी एक पृथक विज्ञान है, जबकि सामाजिक जनानकी समाजशास्त्र की एक शाखा है। जनानकी जनसंख्या का गणितीय निरूपण व अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। जनसंख्या एक व्यापक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या व प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाता है, जबकि जनानकी में जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन किया जाता है। जनानकी शब्द डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक भाषा से संबंधित है। डेमोग्राफी इक्वल डेमो प्लस ग्राफी। डेमो का अर्थ होता है जनता और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना, अर्थात जनता के विषय में लिखना डेमोग्राफी मतलब जनानकी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जनानकी कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी लेखक आसिले गुइलार्ड ने 1855 में किया था। 1862 में जॉन ग्रांट द्वारा इसके अध्ययन की शुरुआत हुई, लेकिन माल्थस को जनानकी का जनक माना जाता है। थॉमसन एवं लेविस, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स 1956, जनानकी के अध्ययन में निम्नलिखित पक्षों का समावेश करते हैं। पहला है जनसंख्या का आकार, मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी समूह के जनसंख्या के आकार क्या हैं, अर्थात इसमें कितने व्यक्ति हैं, इस समूह के आकार में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं आदि। दूसरा है जनसंख्या की संरचना, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी समूह विशिष्ट की संरचना का स्वरूप क्या है, और इसमें किस तरह के व्यक्ति रहते हैं, और वे अन्य समूहों के व्यक्तियों से किस प्रकार भिन्न है आदि। तीसरा है जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के वितरण अथवा फैलाव का स्वरूप क्या है, तथा इस वितरण में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन के कारण क्या है। ध्यातव्य है कि जनानकी में जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा जैविकीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। जनानकी को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है जनसंख्या का आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशन। एक समय व स्थान विशेष में रहने वाली जब समुदाय की संपूर्ण संख्या को उस स्थान विशेष की जनसंख्या का आकार कहा जाता है। जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है जन्म दर, मतलब नेटेलिटी रेट। दूसरा है मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट। तीसरा है प्रवास या देशांतरण, माइग्रेशन। प्रवास मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्प्रवास, इमिग्रेशन। जब स्वदेश छोड़कर कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसे उत्प्रवास कहा जाता है। आप्रवास, जब इमिग्रेशन, जब कोई बाहर का व्यक्ति स्वदेश आता है तो उसे आप्रवास कहा जाता है। एक ही दिशा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को आउट माइग्रेशन, जबकि एक ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने को इन माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास के 2 भेद और भी बताए गए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। आंतरिक प्रवास, एक ही राष्ट्र के अंदर होने वाले प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। आंतरिक प्रवास 4 प्रकार के होते हैं। पहला गांव शहर प्रवास, गांव से शहर की ओर प्रवास। मुख्यतः 2 कारण हैं।
पहला है आकर्षक कारक मतलब पुल फैक्टर। इसे सकारात्मक कारक भी कहते हैं। यह स्वेच्छा से होता है। जहां आकर्षण का तत्व अधिक होता है वहां प्रवास वहां प्रवास अधिक चयनित मोर सेलेक्टिव होता है। प्रत्याकर्षक पुश फैक्टर्स, इसे नकारात्मक कारक कहते हैं। इसमें प्रवास के लिए दबाव होता है। जहां पर प्रवास के पुश का तत्व बहुत सुदृढ़ होता है वहां प्रवास कम चयनित लेस सेलेक्टिव होता है। जी.एस. अरोड़ा ने पशु के पुश के निम्न कारकों को उत्तरदायी माना है। पहला है भूमि पर जनसंख्या का उच्च दबाव, दूसरा है संयुक्त परिवार का विघटन, तीसरा है अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियों जो कि लोगों की आर्थिक और भौतिक असुरक्षा का कारण बनती है। ग्राम नगर प्रवास यद्यपि संख्या की दृष्टि से गौड़ स्थान पर है तथापि यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गांव से गांव प्रवास, इस प्रकार के प्रवास में औरतें अधिक सम्मिलित होती हैं। विवाह इस प्रकार के प्रवास का मुख्य कारण है। पुरुष भी कार्य के लिए इस प्रकार का प्रवास करते हैं। सर्वाधिक संख्या ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास की है। दूसरा है शहर से गांव प्रवास। गांवों में कृषि कार्य के समय या महामारी या संकट के समय यह प्रवास देखने को मिलता है। इसे बैक माइग्रेशन और रिवर्स फ्लो भी कहते हैं। शहर से शहर प्रवास, इस प्रकार का प्रवास नौकरी पेशा लोगों के स्थानांतरण के कारण अथवा काम की तलाश में होता है। शहरी लड़कियों का विवाह इस कारण होता है। प्रोफेसर लिपले के अनुसार प्रवास में दो उपव्यवस्थाएं निहित होती है। ये है डोनर सबसिस्टम तथा रिसिपिएंट सबसिस्टम। डोनर सबसिस्टम वह है जो कि प्रवासियों का मूल स्थान है अर्थात जहां से प्रवासी गमन करते हैं, तथा रिसिपिएंट सिस्टम वह है जहां प्रवासी जाकर रहते हैं। किंगले किंग्सले डेविस ने प्रवास के निम्न प्रकारों का उल्लेख करते हैं। पहला है विजय, दूसरा है स्थानच्युत, तीसरा है बेगार, चौथा है स्वतंत्र व्यक्तिगत प्रवास। फेयर चाइल्ड के अनुसार प्रवास के प्रकार इस प्रकार हैं: आक्रमण, विजय, औपनिवेशीकरण और आप्रवास। पीटरसन ने 5 प्रकार के प्रवास बताए हैं: आदिम, दबावपूर्ण, स्वेच्छावश, स्वतंत्र और सामूहिक प्रवास। जकारिया ने दूरी के आधार पर 2 प्रकार के प्रवास बताए हैं: कम दूरी का प्रवास और लंबी दूरी का प्रवास। प्रवास स्वैच्छिक वॉलेंटरी तथा अनैच्छिक नॉन वॉलेंटरी दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अनैच्छिक प्रवास वह है जो कि दबाव में आकर किया जाता है अर्थात जिसमें राजनीतिक अथवा सामाजिक अभिकरण एक व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। उदाहरण के लिए भारत पाक विभाजन के समय लाखों लोगों की अनिच्छावश अपना मूल स्थान त्यागना पड़ा था। सांप्रदायिक भावना ने इस प्रकार के प्रवास में अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर स्वैच्छिक प्रवास में एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से प्रवास करता है। ब्रायन एम ड्यूटाइट ने स्वैच्छिक और दबावयुक्त प्रवास में 2 भेद किया है। प्रवास के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत समाजशास्त्रीय धरातल पर स्पष्टता देखने को मिलते हैं। पहला है रेवेनस्टीन का प्रवास सिद्धांत, दूसरा है गुरुत्व मॉडल सिद्धांत रॉयली का है ये, तीसरा है न्यूनतम प्रवास सिद्धांत जीफ का है, चौथा है अंतर रायली अवसर मॉडल जो स्टॉफर का है, ये आप याद कर सकते हैं। देन पांचवा है गतिशील संक्रमण मॉडल जो जेलेंसी का है। ग्रेविटी मॉडल थ्योरी रॉयली की, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट जीफ का है, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल स्टॉपर का है, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल जेलेंस्की का है। प्रवासकर्ता व भ्रमणकर्ता दोनों में अंतर जानेंगे। प्रवासकर्ता को इंग्लिश में माइग्रेंट बोलते हैं और भ्रमणकर्ता को टूरिस्ट बोलते हैं।
प्रवास का तात्पर्य स्थान परिवर्तन से है। जब एक व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने लगता है, तो उसे प्रवास कहते हैं। यह स्थायी व अस्थायी दोनों ही हो सकता है। प्रवासी व भ्रमणकर्ता पर्यटक में अंतर है। पर्यटक नवीन स्थान पर जाकर कुछ समय पश्चात अपने मूल स्थान पर वापस लौट आता है, जबकि एक प्रवासी दीर्घकाल अथवा स्थायी रूप से नवीन स्थान में रह सकता है। जहाँ एक और पर्यटक किसी स्थान को देखने के लिए कौतूहल अथवा जिज्ञासावश वहां जाता है, वहीं प्रवासी एक अथवा अनेक कारणों के फलस्वरूप प्रवास करता है, जैसे व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा आदि। प्रवास सामाजिक, आर्थिक कारणों की वजह से हो सकता है अथवा उच्च आकांक्षावश भी हो सकता है, जबकि पर्यटक स्वेच्छा से अपनी यात्रा पूर्ण करता है। दूसरा है जनसंख्या की संरचना या गठन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की सभी जनांकीय विशेषताओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। दो स्थानों की जनसंख्या का आकार समान होने पर भी उनमें आयु, लिंग, जाति, धर्म तथा निवास आदि के आधार पर भिन्नता हो सकती है। जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से ही इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि एक समाज किन आधारों पर एक दूसरे से भिन्न होता है अथवा उसकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य समाजों में नहीं पाई जाती है। जहां जनसंख्या का आकार जनसंख्या का समष्टिगत मैक्रो चित्र प्रस्तुत करता है, वहीं जनसंख्या संरचना का अध्ययन उसका व्यष्टिगत माइक्रो चित्र प्रस्तुत करता है। जनसंख्या की संरचना प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। पहला है आयु संरचना, दूसरा है लिंग संरचना, तीसरा है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या कितनी किस एज की होती है? 15 से 59 एज की होती है कार्यशील, मतलब वर्किंग पीपल। वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, 15 से 59 ईयर्स की होती है। वैवाहिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, धर्मानुसार वितरण। गौरतलब है कि आयु और लिंग के आधार पर ही जनसंख्या पिरामिड बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या पिरामिड के बारे में। पॉपुलेशन पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड आयु एवं लिंग संरचना का सम्मिश्रण है, जिसमें जनसंख्या को लिंगानुसार स्त्री पुरुषों में विभक्त कर दिया जाता है। फिर स्त्रियों व पुरुषों की जनसंख्या को अपने अपने आयु वर्गों में बांट दिया जाता है। आयु लिंग पिरामिड दो प्रकार के होते हैं। एक है निरपेक्ष आयु लिंग पिरामिड, एब्सोल्यूट एज सेक्स पिरामिड। दूसरा है सापेक्ष आयु लिंग पिरामिड, मतलब रिलेटिव एज सेक्स पिरामिड। निरपेक्ष आयु लिंग पिरामिड के अंतर्गत वास्तविक जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, अतः इसकी सहायता से जनसंख्या के आकार तथा संरचना की विशेषता को सहजतापूर्ण समझा जाता है। सापेक्ष आयु लिंग पिरामिड को प्रतिशत के आधार पर निर्मित किया जाता है। इस प्रकार के पिरामिड का स्वरूप तो अलग हो सकता है, परंतु आकार नहीं, अतः तुलना की दृष्टि से उपयुक्त होता है। भारत की जनसंख्या पिरामिड शंकु के आकार का है, जिसका आधार बहुत विस्तृत है, परंतु ऊंचाई कम है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ विशेषकर विकासशील देशों में आश्रित अनुपात अधिक है तथा जीवन प्रत्याशा कम है। इस प्रकार किसी देश का जनसंख्या पिरामिड वहाँ की आयु संरचना का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। जो देश विकसित है, जहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ का पिरामिड उतना ही अधिक ऊंचा होता है तथा उसकी आकृति उतनी ही अधिक आयताकार होती है। इसके विपरीत जिन देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं कम विकसित होती है, वहाँ जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची रहती है। वहाँ जनसंख्या का पिरामिड शंकु के आकार का होता है, जिसका आकार विस्तृत किंतु ऊंचाई कम होती है।
जनसंख्या का वितरण घनत्व, डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि कारक किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी जनानकी से संबंधित समंकों को प्राप्त करने के लिए 3 विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। पहला है जनगणना विधि, सेंसस मेथड। भारत में प्रथम जनगणना सन 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तत्पश्चात लॉर्ड लिपन के समय 1881 में हुई। जनसंख्या से प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जनगणना होती है, अतः 1881 की जनगणना को प्रथम माना जाता है। जनगणना के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है तथ्य सिद्ध पद्धति, डी फैक्टो मेथड। इसे एक रात्रि की गणना भी कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार सारे देश में सभी व्यक्तियों की गणना एक साथ पूर्व निश्चित रात्रि या दिन को उसी स्थान पर कर ली जाती है जहां वे जनसंख्या के समय उपस्थित होते हैं। इसे एक रात्रि गणना या तिथि गणना, डेट सिस्टम भी कहते हैं। 1931 में भारत में यह विधि लागू थी। वर्तमान में यह विधि इंग्लैंड में लागू है। दूसरा है विधि सिद्ध पद्धति, मतलब डी ज्यूर मेथड। इसमें व्यक्ति की गणना उनके निवास से में जाकर एक पूर्व निर्धारित अवधि में की जाती है। यह मुख्यतः 2-3 सप्ताह में पूरी होती है। अधिकांश देशों में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में 1931 के बाद से अब तक इसी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रगणना विधि, मतलब एन्यूमरेशन मेथड क्या होता है। जनसंख्या की गणना करने के लिए सूचनाएं 2 प्रकार से एकत्र की जाती है। पहला है याचना विधि, मतलब प्रगणक पर्ची प्रणाली, कन्वेशन मेथड। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित प्रगणक सूचना के स्रोत के पास अर्थात घर घर जाकर सूचना प्राप्त करके उसे अनुसूची में भरते हैं। दूसरा है आत्म प्रगणन या गृहस्थ विधि या परिवार पर्ची प्रणाली, सेल्फ इन्यूमरेशन और हाउस होल्डर मेथड। इस विधि में अनुसूची भरने का दायित्व परिवार के मुखिया पर होता है। इसमें प्रगणन अनुसूची बांट दी जाती है, जिसे परिवार का मुखिया या अन्य सदस्य उसे भर देता है। उसके बाद अनुसूची एकत्र कर ली जाती है। यूरोपीय साझा बाजार वाले देशों में परिवार पर्ची प्रणाली का प्रयोग होता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत में प्रगणक पर्ची प्रणाली का प्रयोग होता है। रजिस्ट्रेशन मेथड, मतलब पंजीकरण विधि। इसमें जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण कराया जाता है। 1844 में सर्वप्रथम पंजीकरण मद्रास में, 1848 में बम्बई में, 1866 में मध्य प्रदेश में, 1873 में बंगाल में लागू हुआ। 1866 में बिहार व उड़ीसा में पंजीकरण लागू हुआ। भारत में सर्वप्रथम 1886 में बर्थ डेथ मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य सुधार था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक विकास के लिए नियोजन की नीति अपनाई गई, जिसके लिए जनसंख्या के आंकड़ों की अद्यतन अप टू डेट रखने के लिए पंजीकरण का दायित्व महापंजीकार व जनगणना आयुक्त को सौंपा गया। केंद्रीय स्तर पर महापंजीकर का स्थायी कार्यालय बनाया गया। वर्ष 1968 में पंजीकरण के संबंध में एक अधिनियम पारित कर प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था की गई। पंजीकरण न कराने पर दंड की भी व्यवस्था है। वर्तमान समय में देश के विभिन्न राज्यों में पंजीकरण कार्य निम्नलिखित विभागों द्वारा किया जाता है। पहला है ग्राम पंचायतें, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतें। माल विभाग आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक का माल विभाग। पुलिस विभाग असम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब का पुलिस विभाग। स्वास्थ्य विभाग केरल, पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य विभाग।
पंचायती राज ने विकास के पंजीकरण में एक नया अध्याय प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत पंजीकरण का कार्य स्थानीय इकाइयों को सौंप दिया गया। गांवों में ग्राम प्रधान या लेखापाल ये कार्य करने लगे। शहरों में नगरपालिका ने यह कार्य संभाला। भारत में पंजीकरण का संगठन पिरामिड कार है। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत गांवों से सूचनाएं तहसील स्तर पर, वहां से जिला स्तर पर, फिर राज्य व अंत में केंद्रीय स्तर पर भेजी जाती है। केंद्रीय स्तर पर महापंजीकर का कार्यालय वार्षिक सूचनाएं वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया नामक अधिकृत पत्रिका प्रकाशित करता है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में भी है। न्याय दर्श विधि सैंपलिंग मेथड इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र या गांव या भूभाग का कोई सर्वेक्षक घर घर जाकर आंकड़े एकत्र करता है और इस प्रकार से प्राप्त आंकड़ों के परिणामों को सामान्यीकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण शिक्षण संस्थाओं व शोधकर्ताओं आदि के लिए किए जाते हैं। भारत में अद्यतन आंकड़ों की उपलब्धता के लिए 1964-65 में न्यायाधीश पंजीकरण पद्धति मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1964 और 65 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जनानकी घटनाओं के पंजीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं का समावेश होना चाहिए। पहला है जन्म संबंधी पंजीकरण। इसमें जन्म का स्थान, समय, जन्माने वाले सहायक, लिंग, माता की आयु, जन्म का क्रम व वैधता संबंधी सूचनाएं सम्मिलित हैं। दूसरा है मृत्यु संबंधी पंजीकरण। मृत्यु का स्थान, समय, आयु, मृतक का वास्तविक निवास स्थान, मृत्यु की तिथि, माह व वर्ष, लिंग, मृत्यु का कारण, मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र की किस्म, यदि बाल मृत्यु है तो मां का निवास स्थान, बालक की आयु, लिंग, मृत्यु का कारण, यदि भ्रूण मृत्यु है तो मृत प्रसव, तो मृत्यु का स्थान, लिंग, गर्भावधि, वैधता, मां की आयु और जन्म का क्रम आदि। विवाह संबंधी पंजीकरण। विवाह की तिथि, माह व वर्ष, वर वधु की आयु, पूर्व का वैवाहिक स्तर, जन्म का स्थान, निवास स्थान और उनका व्यवसाय। जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। मार्था का द्विगुणन सिद्धांत। थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जन्म 1766 में इंग्लैंड में हुआ था। शिक्षण कार्य समाप्त होने के पश्चात एक स्थानीय गिरजाघर में पादरी हो गए। यहीं से इन्होंने 1798 में अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक निबंध एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित कराकर अपना जनसंख्या संबंधी दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि खाद्य पूर्ति पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव विश्व के लिए विपत्ति का सूचक है। जनसंख्या का माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि या खाद्यान्न की आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत का कथन है कि जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। माल्थस के विचार अनुसार यदि किसी प्रकार का नियंत्रण न लगाया जाए तो जनसंख्या खाद्य पदार्थों की पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। प्रत्येक 25 वर्ष बाद पहले से दुनी हो जाती है, मतलब दुगनी हो जाती है। इस प्रकार तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति की गणितीय व्याख्या करते हुए माल्थस ने यह विचार व्यक्त किया कि जनसंख्या गुणोत्तर या ज्यामितीय श्रेणी मतलब जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ती है, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16 आदि। माल्थस के अनुसार खाद्य सामग्री की वृद्धि अंकगणितीय श्रेणी मतलब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में अर्थात 1, 2, 3, 4 में धीरे धीरे बढ़ती है। इस प्रकार उत्पन्न जनाधिक्य की स्थिति को संतुलन में लाने के लिए प्रकृति स्वयं क्रियाशील हो जाती है, जिससे प्राकृतिक अवरोध, भूखमरी, अकाल, युद्ध, बीमारी, बाढ़, भूकंप, अनावृष्टि आती है। तृतीय अवस्था है स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट होती है, जिससे जनसंख्या समान बनी रहती है। अधिकांश विकसित देश इसी अवस्था में हैं।
उपयुक्त तीनों अवस्थाएं स्वस्थ अवस्थाएं नहीं है, अर्थात उस देश के लिए यह स्थिति नकारात्मक है। जनानकीय विश्लेषण के उपकरण। चूंकि जनानकीय जनसंख्या का सांख्यिकी विश्लेषण है, जिसके लिए अनेक जैविक घटनाओं से संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाती है। जनानकीय विश्लेषण के कुछ उपकरण निम्नलिखित हैं। पहला है लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। किसी विशिष्ट समय पर किसी देश, स्थान या जाति विशेष के स्त्री व पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। SR/FM इंटू 100। SR मतलब सेक्स रेशियो होता है, F मतलब फीमेल हो गया, M मतलब मेल हो गया। मतलब सेक्स रेशियो इक्वल फीमेल बटे मेल इंटू 100। ये इसका रूल है लिंगानुपात निकालने का। यदि किसी समाज में जन्म एवं मृत्यु दरें दोनों ऊंची है तो वहां लिंगानुपात सामान्यतः 1 होगा, अर्थात स्त्रियों व पुरुषों की संख्या बराबर होगी। इसके विपरीत यदि जन्म व मृत्यु दरें नीची होगी तब जनसंख्या में वयस्कों और अधिक आयु के लोगों की संख्या अधिक होगी, साथ ही वहां की स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक होगी। द्वितीय अवस्था में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है। शिशु स्त्री अनुपात मतलब चाइल्ड वुमन रेशियो। शिशु स्त्री अनुपात किसी जनसंख्या के 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं तथा प्रजनन आयु वर्ग 15 से 49 वर्ष मतलब जो फीमेल होती हैं उनका फर्टिलिटी जब वो प्रजनन ईयर जो होता है वो होता है 15 से 49 ईयर्स का। इस एज में वो प्रजनन कर सकती हैं। कि कुल स्त्रियों की संख्या के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। CWR मतलब शिशु स्त्री पुरुष शिशु स्त्री अनुपात 0 to 4 मतलब 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की संख्या। देन P 15 to 49 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की संख्या इंटू 1000 किया जाएगा, तब ये शिशु और स्त्री अनुपात निकल के आ जाएगा। देन आश्रितता अनुपात मतलब डिपेंडेंसी रेशियो। आश्रितों की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है तो आश्रितता अनुपात ज्ञात होता है। जैसे डिपेंडेंसी रेशियो इक्वल 0 से 14 एज के लोग होंगे, फिर प्लस 16 प्लस ईयर मतलब 16 से जो जितने एज के लोग हैं उन्हें जोड़ा जाएगा, प्लस जो कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59 ईयर्स की उन्हें, देन इसको 1000 से क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई किया जाएगा। 0 to 14 ईयर्स डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो गया। देन 60 प्लस जो हो गए ओल्ड पीपल अपॉन मतलब अपॉन हो गया। देन 15 से 59 ईयर्स की जो कार्यशील जनसंख्या उससे डिवाइड किया जाएगा। देन 1000 से क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई किया जाएगा। साक्षर अनुपात कैसे निकालेंगे? लिटरेसी रेशियो साक्षर जनसंख्या को कुल जनसंख्या में भाग देने पर साक्षरता अनुपात निकाला जाता है। साक्षरता रेशियो बराबर साक्षर जनसंख्या जितनी होगी बटे कुल जनसंख्या कर देंगे तो हमारा क्या साक्षरता अनुपात निकल आएगा। देन हम जानेंगे अब प्रजननशीलता और संतानोत्पादकता के बारे में। फर्टिलिटी और फिक्यूरिटी। समानता प्रजननशीलता का तात्पर्य किसी स्त्री या समूह स्त्री द्वारा किसी समय विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या से है। यदि कभी भी किसी स्त्री ने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो उसे प्रजननशील स्त्री कहा जाता है। इस तरह प्रजननशीलता की माप किसी समय विशेष में सजीव जन्मे बच्चों की आवृत्ति से की जाती है, जबकि संतान उत्पन्न करने की शक्ति से है, अर्थात किसी स्त्री में बच्चे की जन्म देने की क्षमता चाहे अपने बच्चे को जन्म दिया हो या ना दिया हो से है। आशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? क्रूड बर्थ रेट। यह किसी वर्ष विशेष में जन्मे कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। प्रायः इसे प्रति हजार से व्यक्त किया जाता है। मतलब CBR मतलब आशोधित जन्म दर
एक वर्ष में कुल जीवित जन बटे कुल जनसंख्या इंटू 1000। उस वर्ष में क्षेत्र में विशेष की कुल जनसंख्या संशोधित जन्म दर CBR निकालने के लिए B+P/P इंटू 1000 करेंगे। बी का मतलब है विशेष वर्ष में पंजीकृत जन्मे बच्चों की संख्या। बी का मतलब है स्मॉल बी का वर्ष विशेष में अपंजीकृत बच्चों की संख्या। पी का है वर्ष विशेष की जनसंख्या। अब हम जानेंगे समान प्रजनन दर के बारे में। जनरल फर्टिलिटी रेट जनसंख्या प्रजनन दर कुल सजीव जन्मे बच्चों एवं संतानोत्पादन योग्य आयु की स्त्रियों की संख्या से संबंधित। इस दर की गणना का उद्देश्य गणना को केवल संतान उत्पादन योग्य स्त्रियों तक ही सीमित रखना है, अर्थात गणना में समस्त पुरुषों तथा स्त्रियों के उस भाग को जो संतानोत्पादन न कर सकने वाली आयु की है को शामिल नहीं किया जाता है। सामान्य प्रजनन दर किसी वर्ष विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों तथा संतान उत्पादक आयु वर्ग की प्रति 1000 स्त्रियों का अनुपात होता है, जो यह दर्शाता है कि संतान उत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियां सजीव जन्मे बच्चों को जन्म देकर किस प्रकार वर्तमान जनसंख्या में वृद्धि करती हैं। इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, GFR इक्वल क्षेत्र विशेष में वर्ष भर में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या इंटू 1000 किया जाता है। उस क्षेत्र विशेष में उत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियों की उस वर्ष की संख्या, मतलब क्षेत्र विशेष में वर्ष भर में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या बटे उस क्षेत्र में विशेष के संतानोत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियों की उस वर्ष की संख्या इंटू 1000 किया जाएगा। कुल प्रजनन दर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट बच्चों की यह संख्या है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल से उत्पन्न होते हैं। यदि किसी स्त्री के पूरे जन्म काल में कुल 3 बच्चे पैदा होते हैं, तब उस स्त्री की कुल प्रजनन दर 3 है। अशोधित मृत्यु दर कैसे निकालेंगे, CDR कुल मृत्युओं की संख्या बटे मध्यवर्गीय जनसंख्या इंटू 1000। आयु विशिष्ट मृत्यु दर एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैसे निकालेंगे, किसी समय विशेष में विशिष्ट आयु वर्ग में मरने वाले की संख्या बटे विशेष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या इंटू 1000 करेंगे तो हम आयु विशिष्ट मृत्यु दर निकाल सकते हैं। शिशु मृत्यु दर इन्फेनेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर किसी निश्चित वर्ष और क्षेत्र में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या बटे आयु के प्रथम वर्ष की मृत्युओं से है। 1000 उसी वर्ष व क्षेत्र में सजीव जन्मे शिशुओं की संख्या। नवजात शिशु मृत्यु दर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट नवजात शिशु मृत्यु दर बराबर किसी निश्चित वर्ष क्षेत्र में 1 माह से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या बटे उसी वर्ष व क्षेत्र में सजीव जन्मे शिशुओं की संख्या इंटू 1000। मातृत्व मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से आशय शिशु जन्म के कारण हुई स्त्रियों की मृत्यु से है, अर्थात किसी निश्चित वर्ष क्षेत्र में प्रजनन योग्य आयु वर्ग की स्त्रियों की शिशु जन्म के कारण हुई कुल मृत्यु संख्या से है। MMR जनसंख्या उस वर्ष व क्षेत्र में जन्मे शिशु की संख्या। भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। सन 1901 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, जो 2011 में 121 करोड़ हो गई, अर्थात 110 वर्षों में भारत की जनसंख्या 97 करोड़ की वृद्धि हुई। 1901 से 1981 तक जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही है, लेकिन 1981 के बाद में इसमें गिरावट देखी जा सकती है। इस आधार पर भारत में जननांकीय इतिहास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। पहला है धीमी वृद्धि की अवधि, यह 1921 के पूर्व की है। 1921 के बाद जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हुई, इसलिए डॉक्टर SN अग्रवाल वर्ष 1921 को महान जनांकीय विभाजन
वर्ष कहते हैं। दूसरा है निरंतर वृद्धि की अवधि, यह 1921 से 51 तक मानी जाती है। इस स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ सुधार हुआ है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आ गई है, लेकिन जन्म दर में अपेक्षाकृत कमी नहीं आई है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है इसे। तीसरा है तीव्र वृद्धि की अवधि, यह 1951 से 1981 तक मानी गई है। इस अवधि में भारत की जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो गई। इस अवस्था को प्रजनन प्रेरित वृद्धि कहा गया है। इसे जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। चौथा है घटती वृद्धि की अवधि, 1981 से यह स्थिति चली आ रही है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आ रही है। भारत द्वारा बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सर्वप्रथम 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। यह नीति तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस नीति का नारा था छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। लेकिन यह नीति अपने उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही। पुनः भारत सरकार द्वारा 2000 में नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए 3 मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। पहला तात्कालिक उद्देश्य, इसके अंतर्गत अनापूर्ति क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधकों, स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा व स्वास्थ्य कर्मियों की आपूर्ति करना। दूसरा है मध्यकालिक उद्देश्य, सन 2010 तक पूर्व प्रजनन दर को 2:1 के स्तर तक लाना। तीसरा है दीर्घकालिक उद्देश्य, सन 2045 तक जनसंख्या को स्थिर अवस्था तक लाना, जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि के अनुरूप हो। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत छोटे परिवार प्रति दंपति 2 बच्चे का मानक अपनाने के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेरणा प्रदान करने के लिए 16 उपायों को शामिल किया गया। इनमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को 21 वर्ष की निर्धारित आयु के पश्चात विवाह करने, 2 बच्चों के मानक को अपनाने और बच्चों के जन्म के पश्चात नसबंदी कराने पर यथोचित पुरस्कार दिए जाने की उपाय शामिल हैं। अब परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और उसकी समीक्षा के लिए 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 100 सदस्यीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया गया, जिसमें मंत्रियों के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जनसंख्या शास्त्रियों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्वों को शामिल किया गया। नई जनसंख्या नीति के तहत नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 13 फरवरी 2003 को 100 करोड़ रुपए की पूंजी से राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष को प्रधानमंत्री होते हैं। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम डेमोग्राफी से रिलेटेड और पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देख सकते हैं और आप इसे लर्न कर लीजिएगा। पहला है रेमंड पल का है द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा है कैस्ट्रो का द ज्योग्राफी ऑफ हंगर। तीसरा है ए बोस का फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ पीपल। चौथा है के श्रीनिवास का रेगुलरिटी रिप्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। पांचवा है ए आर देसाई का जेंडर इनइक्वालिटी एंड डेमोग्राफिक बिहेवियर। किंग्सले डेविस का है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सामाजिक जनानकी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।